देख लो, जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन या यूं कहो जनसंख्या संरचना। ठीक है, अब जनसंख्या संगठन को हम जानेंगे आखिर कहते किसे हैं या जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो जानेंगे अपने जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हो या जनसंख्या संगठन क्या है। तो जानेंगे उन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं जिनकी माप की जा सके, तथा जिसकी मदद से व्यक्तियों में अंतर अथवा तुलना की जा। अब देख लो, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हो या जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, या लिखा हो तुम्हारा अध्याय में कि जनसंख्या संगठन हमसे ये मतलब आप क्या समझते हो। उन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं जिनकी माप की जा सके, जिनकी क्या की जा सके, माप की जा सके, तथा जिसकी मदद से व्यक्तियों में अंतर अथवा तुलना की जा सके। जाहिर सी बात है, जनसंख्या संगठन समझ लोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। उन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं जिनकी क्या की जा सके, माप की जा सके। किनकी माप की जा सके, जनसंख्या संगठन की, तथा जिसकी मदद से व्यक्तियों में अंतर अथवा तुलना की जा सकता है। किसके जरिए से, जनसंख्या संगठन के जरिए से व्यक्तियों में, लोगों में क्या किया जा सकता है, उनकी माप की जा सकती है, उनकी अंतर को देखा जा सकता है, अंतर देखने के बाद उनकी तुलना की जा सकती है। तो ये तुम्हारा जनसंख्या संगठन था, है ना। तो जनसंख्या संगठन तो समझ गई होगी क्या है। तो देखेंगे जनसंख्या संगठन के मुख्य कारक हैं, एक लिंग अनुपात, आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, क्या क्या तुम्हारा, यानी ग्रामीण नगरीय यानी या फिर साक्षरता या व्यवसायिक संरचना। ये सब जो कारक हैं किनके हैं, जनसंख्या संगठन के। क्या क्या है, लिंग अनुपात, तो क्वेश्चन पूछेगा लिंग अनुपात से आप क्या समझते हो, या आयु संरचना से आप क्या समझते हो, या और ग्रामीण नगरीय का अंतर स्पष्ट कीजिए, या साक्षरता से आप क्या समझते हो, या व्यवसायिक संरचना से आप क्या समझते हो। तो ये तुम्हारा इसी में से क्वेश्चन एक दो तुमको पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किनकी, नगरीय यानी ग्रामीण नगरीय के बारे में। किसके, ग्रामीण नगरीय के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें से कोई समझने में दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यानी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या यानी इसमें को रूरल अर्बन कंपोजिशन। अब निवास के आधार पर ग्रामीण नगरीय को निवास के आधार पर दो भागों में क्या क्या है, बांटा गया है। किसको, ग्रामीण नगरीय को दो भागों में बांटा है। किसके जरिए से, निवास के आधार पर। पहला भाग होता है ग्रामीण जनसंख्या, क्या होता है, ग्रामीण जनसंख्या या ग्रामीण क्षेत्र को, ठीक। दूसरा क्या तुम्हारा, नगरीय क्षेत्र, है ना, नगरीय क्षेत्र या जनसंख्या को, ठीक है। अब देख लो, थोड़ा समझने की बात है यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्र किसे कहते हैं और नगरीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक। अब ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र में क्या अंतर है,
उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि गांव में रहने वाले, कहाँ पे, गांव में रहने वाले जनसंख्या अब नगरों में रहने वाले जनसंख्या, नगरों में देख लो, गांव में रहने वाले जनसंख्या को हम ग्रामीण जनसंख्या कहलाएंगे, नगरों में रहने वाले जनसंख्या को हम नगरीय जनसंख्या कहलाएंगे। अब यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी गांव में जो जनसंख्या रहते हैं उनको ग्रामीण जनसंख्या कहलाएंगे, या नगरों में जो जनसंख्या रहने वाले को हम नगरीय जनसंख्या या नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। अब देख लो, गांव में जो जनसंख्या रहती है, कहाँ पे, गांव के अंदर जो जनसंख्या रहती है वो प्राथमिक कामों से जुड़ी रहती है। गांव में जो जनसंख्या रहती है वो प्राथमिक कामों से क्या करते हैं, जुड़े रहती है, यानी प्राथमिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। यूं को प्राथमिक काम जिस तरह से मछली पकड़ना, पशुपालन, बहुत सारे काम हैं, वो सब प्राथमिक काम कार्यों के अंदर आते हैं। अब नगरों में गैर प्राथमिक कामों से क्या कर रहते हैं, जुड़े रहते हैं जनसंख्या। गैर प्राथमिक होता क्या है, या जैसे उद्योग हो गया, कारखाने हो गए, तो ये नगरों के अंदर, कहाँ पे, नगरों के अंदर या नगरीय जनसंख्या जो हो वो प्राथमिक कामों से जुड़े नहीं होते हैं, वो गैर प्राथमिक कामों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ उद्योग कारखाने सब लगे होते हैं। लेकिन प्राथमिक कामों का, ग्रामीण का जो क्षेत्र है, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो हमेशा पहले क्या चीज करेगा, वो प्राथमिक कामों से शुरू करेंगे। मछली पकड़ना या पशु पालना, ये सब क्या उनके प्राथमिक कार्यकलाप है। तो जान लेंगे थोड़ा सा हम इनके बारे में कि अब इनकी जो अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है, अंतर को थोड़ा सा हम जानेंगे, ठीक है। एक मान लेते हैं विकसित देश, कौन सा, विकसित देश कहाँ का ले लेते हैं हम, यूरोप का ले लेते हैं। कहाँ का, विकसित देश यूरोप को ले लेते हैं। विकसित देश कहाँ के ले लिया हम, यूरोप को ले लेते हैं। अब देख लो, विकसित देश के अंदर, यूरोप के अंदर गांव में जो है, कहाँ पे अंतर हम देख रहे हैं, क्या चीज हम अंदर तुमको देख रहे हैं, गांव में पुरुष अधिक होते हैं, पुरुष अधिक होते हैं, ठीक है। गांव में पुरुष अधिक होते हैं, कौन सा देश में, विकसित देश, यूरोप के ले लेते हैं, यूरोप को ले लेते हैं, क्या कहते हैं, गांव में पुरुष अधिक होते हैं, है ना। अब यही अगर जबकि नगर में ले लेते हैं, कहाँ पे, नगर में ले लेते हैं, तो यहाँ पे महिला क्या होती है, महिला अधिक होती है ना। महिला क्या होती है, अधिक होती है। यानी विकसित देश को, अगर यूरोप को हम देखते हैं तो गांव में पुरुष अधिक होती है, और अगर नगरों के अंदर देखा जाए तो महिला अधिक होती है, ठीक है, महिला अधिक होती है, लिख देते हैं। चलो अब देख लो, विकसित देश यूरोप में गांव में पुरुष अधिक होते हैं, अब नगरों में महिला अधिक होती है। अब जबकि विकासशील देश, कौन सा, विकासशील देश, विकासशील देश एशिया को ले लेते हैं, कौन, एशिया में गांव में महिला अधिक होती है। कहाँ होता है, गांव में महिला अधिक होती है, नगर में महिला अधिक होती है, और जबकि
नगर में क्या होता है तुम्हारा, पुरुष अधिक होता है। पुरुष अधिक होते हैं, ठीक है। अब देख लो, थोड़ा सोचने की बात, अंतर तुमको नजर आ रहा है यहाँ पे। विकसित देश यूरोप में गांव में पुरुष अधिक होते हैं, जबकि नगर में महिला अधिक होती है। अब विकासशील देश एशिया में देख लेंगे, गांव में महिला अधिक होती है, जबकि शहरों में पुरुष अधिक मिलेंगे। क्यों, ये क्या वजह है? अब देख लो, वजह को तुमको जानना पड़ेगा कि आखिर है क्या चीज, है ना। पहले इसका लेते हैं, आखिर महिला अधिक क्यों होती है? नगरों में महिला अधिक क्यों होती है, बोलो। देख लो, यानी नगरों में महिला अधिक होती है, इसलिए होती है, क्या होती है, जैसे मान लेते हैं एक कि रोजगार क्या होता है, यानी रोजगार की अधिक संभावना होती है, अधिक संभावना। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, सामाजिक बुराइयां कम होती है। तीसरा तुम्हारा महिला का शिक्षित होना, है ना। यानी क्या कहता, महिला नगरों में महिला अधिक होती है, क्यों? इसलिए कि वहाँ रोजगार की अधिक संभावना होती है। कहाँ पे? नगरों में। या सामाजिक बुराइयां कम होती है, कहाँ? नगरों के अंदर। और महिला हमेशा शिक्षित होता है, हाँ, शहरों के अंदर, है ना, नगरों के अंदर। अगर वही चीज गांव, यानी गांव के अंदर देखा जाए, सेम है, गांव के अंदर आखिर पुरुष कम यानी अधिक क्यों होता है? या एशिया के अंदर देखा जाए, गांव में महिला आखिर कम क्यों होता है? ये क्या बताते हैं, पुरुष कम क्यों होता है? गांव में महिला अधिक होती है, क्यों? इसलिए कि पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं टॉपिक। क्या जान लेते हैं? एक होता है रहन सहन। रहन सहन में क्या होता है? रहन सहन में अधिक खर्च, है ना, अधिक खर्च। दूसरा होता है तुम्हारा महिला सुरक्षा की कमी, है ना, की कमी। तीसरा होता है तुम्हारा रोजगार के अवसर। अब देख लो, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे इस टॉपिक को कि महिला अधिक होती है नगरों में, क्यों? इसलिए कि वहाँ रोजगार की अधिक संभावना होती है, क्योंकि उद्योग फैक्ट्री गांव में नहीं होते हैं, तो नगरों में ही होते हैं। तो जिस तरह से सामाजिक बुराइयां भी कम होती है, कहाँ? नगरों में महिला हमेशा क्या होती है, वहाँ शिक्षित होती, पढ़ी लिखी होती है ना। जब पढ़ी लिखी है तो उनको अपने आप रोजगार को ढूंढ लेगी। अब वही चीज देखा जाए कि अगर विकासशील देश में गांव में महिला अधिक होती है, आखिर शहर में पुरुष अधिक होते हैं, क्यों? इसलिए कि अगर गांव में ही पुरुष बैठे रहेंगे तो अपना भोजन कैसे करेंगे? वो कमाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? नगर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? शहर चले जाते हैं। इसलिए महिला अधिक हो जाती है, कहाँ? गांव में, और शहरों में पुरुष अधिक मिलते हैं। इसलिए कि वो गांव से चल करके कहाँ चले जाते हैं? शहर को कमाने को चले जाते हैं। अब देख लो, अब देखो, महिला अगर शहर में रहने लगेंगे तो वो थोड़ा सा सोचेंगे। क्या सोचेंगे? अगर वो सोचेगा कि अगर हम शहर में घर बसाना चाहते हैं तो रहन सहन में अधिक मेरा खर्च होगा। जाहिर बात है कि जो कोई गांव के महिला शहर में अगर बसना चाहती है तो यकीनन खर्चा उन पर बढ़ेगा, उनका खर्चा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सोचता है, गांव के महिला सोचती है कि शहर में अगर जाएंगे हम, महिला सुरक्षा की
कमी होती है, मतलब महिला को सुरक्षित नहीं रह सकती है, या उनको लगता है कि रोजगार की अवसर कम मिलेगी। कहाँ पे? यानी शहरों में। ये तो तुम्हारा टॉपिक था, यानी इसका ग्रामीण नगरीय में अंतर क्या है, तुमको अंतर यहाँ पे झलक रहा है। बोलो, समझने में कहीं कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो सुनो। अब चलो हम करते हैं बात साक्षरता का। किसका? साक्षरता का। अगर साक्षरता किसे कहते हैं या साक्षरता से आप क्या समझते हैं, तो जानेंगे 7 वर्ष। कब? 7 वर्ष से 7 वर्ष या इससे अधिक, है ना? 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले उम्र का व्यक्ति जिसमें क्या कहता है, जिसमें पढ़ने लिखने के साथ गणना करने की योग्यता है ना? देख लो, साक्षरता किसे कहते हैं, यह साक्षरता से आप क्या समझते हैं? 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति जिसमें क्या हो, पढ़ने लिखने के साथ साथ गणना करने की क्या हो, योग्यता हो, तो वही ना साक्षरता कहलाएगा, है ना? 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र, समझ लो, 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति जिसमें पढ़ने लिखने के साथ साथ गणना करने की क्या योग्यता है, वही ना साक्षरता कहलाएगा। गणना मतलब गिनती, है ना? तो ये तुम्हारा साक्षरता कहलाते हैं। अब देख लो, साक्षरता का क्या होता है, प्रभाव भी पड़ता है। साक्षरता का व्यक्तियों पे प्रभाव पड़ता है ना? अब जो महिला या पुरुष साक्षर हो जाएगा, है ना, तो अब देखो उनकी जो हर एक चीज में सुधार आ जाएगी। अब मान के चलो तुम एक पढ़ी लिखी स्टूडेंट हो, है कि नहीं? अब देखो, जब तुम साक्षरता हो, तुम बुद्धि से काम करोगे। एक जो अनपढ़ रहेगी तो वो कुछ कर सकेगी नहीं, तो उसके बारे में प्रभाव पड़ता। जब इंसान साक्षरता होती है, उनके पास जब साक्षरता पढ़ने लिखने की क्षमता हो जाती है और तथा यानी गणना करने की योग्यता भी हो जाती है, तो इंसान पे प्रभाव पड़ेंगे। जिस तरह से मान लो तुम, इनकी जो प्रभाव है, मान चलो एक होता है रहन सहन के स्तर में सुधार। रहन सहन के स्तर में क्या होती है, इनकी सुधार होती है। अब दूसरा ले लेते हैं थोड़ा, महिलाओं की सामाजिक में सुधार। तीसरा तुम्हारा शैक्षिक सुविधा उपलब्ध। चौथा तुम्हारा सरकारी नीतियों को देने में सहायक। जब तुम साक्षर हो तब तुम यानी पढ़ने लिखने साथ गणना करने की योग्यता होती है। अब देख लो, जब तुम साक्षर हो गए, इनके प्रभाव किस तरह से होता है। अब जब जो इंसान पढ़ा लिखा है ना, तो उनकी जो रहन सहन है, पहनावा है, रहने का ढंग, चलने का ढंग, समझे,
अब उसके बाद इसमें क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सुधार हो जाती है, या महिलाओं की सामाजिक में सुधार हो जाता है। महिलाओं में सामाजिक जो है सामाजिकता, उसमें क्या हो जाती है, सुधार हो जाती है, शैक्षिक सुविधा उपलब्ध हो जाता है, या सरकारी नीतियों को समझने में सहायक होती है। मान के चलो सरकार कोई योजना चलाती है, सरकार कोई योजना चलाती है, जब तुम साक्षर रहोगे तब उस योजना का फायदा उठा सकोगे। अगर तुम साक्षर ही नहीं हो तो उस योजना का तुम लाभ नहीं उठा सकते हो। तो इसमें एक फायदा होती है, जब साक्षर तुम हो तो सरकारी जो योजना है उनको समझ सकते हो, तुम भी उनका लाभ उठा सकते हो। बोलो, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आप लिंग अनुपात की बात करते हैं, ठीक है। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, ठीक है। अब लिंग अनुपात, आप देख इनका भी एक सूत्र होता है। जब लिंग अनुपात करेंगे तो एक सूत्र के अनुसार किया जाता है। मान लो तुम लिंग अनुपात में एक सूत्र है, स्त्रियों की संख्या, किसकी, स्त्रियों यानी स्त्रियों की संख्या है ना, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या, जनसंख्या गुना 1000, ठीक है। अब देख लो लिंग अनुपात कैसे किया जाता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000। अब जिस एरिया का हम अगर लिंग अनुपात करेंगे, चाहे जिस शहर का लिंग अनुपात करेंगे, उनको देखेंगे इस शहर में स्त्रियां यानी महिला कितनी है और पुरुष कितनी है। अब महिला जितनी है तो लिख देंगे, पुरुष जितना तो उतना भी लिख देंगे, गुने में 1000 बैठाने के बाद जो होगा तो वो लिंग अनुपात तुम्हारी हो जाएगी। अब मान के अन्य देशों में, कहाँ पे, अन्य देशों की बात की जाए, अन्य देशों में क्या होता है सूत्र, पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या बटे क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्त्रियों की जनसंख्या, स्त्रियों की जनसंख्या है ना, गुना 1000 है ना, गुना 1000। ये तुम्हारा, ये अन्य देशों में क्या जाता है, पहले पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या। हमारे भारत देश में लिंग अनुपात करने की जो सूत्र है, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या, लेकिन अन्य देश में पहले पुरुष आते हैं। अब देख लो एक चीज तुम्हारा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तुम देखेंगे कि कितना जनसंख्या वाले को कौन सा नगर, कौन सा गांव, कौन सा शहर कहा जाता है। तो थोड़ा सा जान लेते, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आप देख लो ग्राम, कहाँ पे, ग्राम मतलब ग्रामीण, ग्राम पंचायत में, कहाँ पे, ग्राम पंचायत या कहो पंचायत, पंचायत में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 100 यानी 1200 से कम होनी चाहिए। जहाँ 1200 से कम जनसंख्या रहेंगे तो वो ग्राम पंचायत कहेंगे या पंचायत कहेंगे। अब नगर पंचायत, कहाँ पे, नगर पंचायत, नगर पंचायत अब देख लो जहाँ 1200 से अधिक, कहाँ 1200 से यानी प्लस अधिक रहेगा, 1200 से अधिक रहेगा, उनको हम क्या कहेंगे, नगर पंचायत कह सकते हैं। या तुम नगर परिषद, चलो अब नगर परिषद, नगर परिषद तो इसमें कितना होता है, 40,000 से अधिक, 40,000 से अधिक जनसंख्या रहेंगी तो उसको क्या कहेंगे हम, नगर परिषद कहेंगे, है ना। अब चलो नगर निगम, नगर निगम यानी नगर निगम में कितना होता है, 2 लाख, 2 लाख से अधिक,
2 लाख से अधिक जनसंख्या रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? नगर निगम कहेंगे। अब महानगर, महानगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? महानगर। बोलो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किसमें? यानी ग्राम पंचायत 1200 से कम जहाँ पे रहेगा उसको ग्राम पंचायत कहेंगे या ग्राम कहेंगे या गांव कहेंगे। 1200 से अधिक रहेगा तो उनको नगर पंचायत कहेंगे। 40,000 से अधिक जनसंख्या रहेगा तो नगर परिषद कहेंगे। 2 लाख से अधिक रहेगा तो नगर निगम कहा जाएगा। 10 लाख से अधिक रहेगा तो उसको महानगर कहेंगे। ये बोलो, इसमें समझने में कोई दिक्कत? लिंग अनुपात तुम्हारी इस तरह से नापा जाता है। चलते हैं हम अब व्यावसायिक संरचना। इसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हो? ठीक है, व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हो? या तुम ऐसे कह सकते हो, मानव द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को मानवीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। क्रियाकलाप है ना। यानी व्यावसायिक संरचना मानव द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को यानी सभी कामों को मानवीय क्रियाकलाप कहते हैं, व्यावसायिक संरचना कहलाते हैं। अब मान के चलो, व्यावसायिक जो काम है प्राथमिक काम से शुरू हो जाता है। कौन? व्यावसायिक संरचना जो प्राथमिक कामों से क्या होती है? इंसान शुरू होती है। अब देखो, कोई भी इंसान जब तक कोई काम नहीं करेगा, कोई कार्य अपने आप नहीं करेगा तो वो तरक्की नहीं कर पाएगी। मान चलो, अब वो जो तरक्की कहाँ से स्टार्ट हो जाता है इंसान में? अब मान के चलो, एक 15 से 59 वर्ष, कहाँ से? 15 से 59 वर्ष जो रहेगी जनसंख्या, जो भी 15 से कहाँ तक? 15 से 59 वर्ष की जो आयु में, 15 से 59 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? कार्यशील जनसंख्या, है ना। कार्यशील जनसंख्या। ऑब्जेक्टिव में अगर तुमको पूछ देगा कि कार्यशील जनसंख्या कहाँ से शुरू होता है, 15 से 59 वर्ष तक उम्र को हम क्या कह सकते हैं? कार्यशील जनसंख्या। 15 से स्टार्ट हो जाता है, उनकी व्यवसायिक शुरू हो जाती है। 15 साल की उम्र में इंसान पे बोझ आ जाता है अपना खर्चा उठाने की। तो 15 से 59 साल के बीच में वो कार्यशील जनसंख्या काम करने वाले हैं। उसके बाद वो बुढ़ापन आ जाता है, बुढ़ापा आ जाती है तो वो कोई काम व्यवसायिक नहीं कर पाते हैं। तो वही 15 से 59 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को हम कार्यशील जनसंख्या कहलाते हैं। बोलो, ये तुम्हारा था व्यावसायिक संरचना। चलो, और एक है